चलिए आज की क्लास में इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास को देखेंगे। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास को आप लोग देख चुके हैं। इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को आप लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में क्या होगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और फीडबैक जरूर अंत में दीजिएगा। ठीक है, कि क्लास कैसा लग रहा है जो। ठीक है, और बात किया जाए यानी कि किस एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा ये क्लास, तो याद रखिएगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फायदेमंद क्लास होगा। ठीक है, तो जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। पूर्व मध्यकाल और उत्तर भारत है। तो चलिए देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग की जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रहा? याद रखना ब्राह्मणों को। याद रखिएगा हमेशा ब्राह्मणों के। ठीक है, आगे किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार या चौहान का जन्म हुआ। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? याद रखना पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। याद रखिएगा पृथ्वीराज क्या हो जाएगा? रासो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो ढिलिक्का नगर की स्थापना की थी, बताइएगा ढिलिक्का नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना तोमरो ने। ढिलिक्का नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना तोमरो ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना तोमरो ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो याद रखना राणा कुंभा हो जाएगा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो याद रखना अरब हो जाएगा, जो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो रखना चंद बरदाई। याद रखना है पृथ्वी रासो किसने लिखा था? देखना चंद बरदाई ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? याद रखना चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? देखना ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? तो याद रखिएगा ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखना भीमदेव प्रथम था। और बात किया जाए हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? देखना विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? देखना विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? याद रखना हरिकेली बाबू। हमेशा याद रखिएगा हरिकेली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह हो जाएगा। राणा रतन सिंह हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ऐसा प्रश्न पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? याद रखना धर्मपाल। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पाल वंश का संस्थापक था? याद रखना है गोपाल था, जो कि पाल वंश का क्या था? संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी थी? याद रखना मद्दुगिरी या मुंगेर हो जाएगा। मद्दुगिरी या क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखना दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय हो जाएगा। दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय हो जाएगा। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की एक विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है, कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो हमेशा याद रखना लक्ष्मण सेन को। याद रखिएगा लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का क्या है? यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को क्या करते थे? अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महावीर विहार का निर्माण कराया था? देखना धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का क्या किया था? याद रखना निर्माण कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों किस शैली से निर्मित है? देखना नागर शैली से क्या है? निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? देखना मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, जो कि भारत में प्रथम क्या हो जाएगा? आक्रमणकारी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? देखना ओडिशा राज्य में है, जो कि जगन्नाथ मंदिर है। यह
अजय पाल संस्थापक थे, याद रखना अजमेर के। याद रखना अजय पाल किसके संस्थापक थे, याद रखना अजमेर के हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, याद रखना भीम द्वितीय हो जाएगा। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था, याद रखना धंगदेव ने कलिंजर के अजय दुर्ग का क्या किया था, निर्माण किया था। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरीय संवत भी कहलाता है, देखना त्रैकूटक संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रैकूटक संवत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि चंदवारा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। चंदवारा का जो युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगर बात की जाए निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे, तो याद जयचंद के राजकवि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है, याद रखना भुवनेश्वर में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़हुल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था, याद रखना धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था, तो याद रखना पाल हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना सामंत सेन है, जो कि सेन वंश के क्या थे, संस्थापक थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों पर। ठीक है, आगे है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा, याद रखना अल मसूदी ने। याद रखना किसने, याद रखना अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो रखना दिलवाड़ा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ, तो रखना दिलवाड़ा मिलता है। कास्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो रखना ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो रखना मालखंड या मानेखेत हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, मालखंड या मानेखेत हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, याद रखना जावा सुमात्रा से। याद रखिएगा जावा सुमात्रा से हो जाएगा। पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, रखना उत्तर बंगाल में। पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, रखना उत्तर बंगाल में। जोजाकम भुक्ति प्राचीन नाम था, रखना बुंदेलखंड में का जोजाकम भुक्ति प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नक्कू के पौत्र जय सिंह जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाका भुक्ति कहलाया। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बनता है, एक सवाल इससे भी बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब सवालों पर आगे बाबू कि महोदया किसका पुराना नाम है, महोदया किसका पुराना नाम है, तो रखना कनौज के राजा भोज का। याद रखना कनौज के राजा किसका, यानी भोज का नाम है। ठीक है, महानतम प्रतिहार राजा था, तो रखना मिहिर भोज, जो कि महानतम प्रतिहार राजा था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे, तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से क्या थे, संबंधित थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक का नाम है पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत को देखेंगे, दूसरा पहला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है, तो रखना पुलकेशिनी प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका, तो याद रखना पुलकेशिनी द्वितीय। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। आगे बाबू चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिनी द्वितीय की हत्या कर बताबी पर कब्जा कर लिया था तथा बातापिकोंडा की उपाधि धारण की थी, याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम या मामलम। इन्हें नरसिंह वर्मन प्रथम को मामलम भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्या को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। याद रखना विक्रमादित्य प्रथम को। याद रखिएगा विक्रमादित्य प्रथम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। याद रखना राजेंद्र प्रथम है जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था।
पहाड़ी काटकर इलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखना है राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखना राजा राज प्रथम ने। याद रखना किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, देखना राजा राज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, देखना पुलकेशिनी द्वितीय है जो कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगर बात किया जाए कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी, याद रखना तंजौर है जो कि चोल राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले सेशन को लाइक कर दीजिए बाबू, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में और बहुत मेहनत लगता है इससे क्वेश्चन लाने में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास जो, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, देखना मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो देखना चालुक्य ने विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखिएगा पल्लवों के एकाश्मिक रथ मिलने का स्थान है, देखना महाबलीपुरम है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है, देखना द्वार समुद्र होयसल की राजधानी का नाम है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है, देखना पल्लवों की शासकों की रुचि को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, देखना देवगिरी यादव सम्राटों की क्या थी? राजधानी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, देखना शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और बात किया जाए प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, देखना राजा राज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, देखना चोल शासक के पास एक शक्तिशाली क्या थी? नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला कहाँ स्थित है, देखना चिदम्बरम में। याद रखना है चिदम्बरम हो जाएगा, चिदम्बरम में याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, याद रखना तैलफ द्वितीय द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, देखना तैलफ द्वितीय द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, देखना कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था, देखना कृष्ण प्रथम ने। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है सवाल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की, देखना अमोघ वर्ष हो जाएगा, याद रखना अमोघ वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, देखना राष्ट्रकूट हो जाएगा। मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ, देखना पल्लव राजवंश के समय हुआ। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, देखना विक्रमादित्य क्या हो जाएगा? छठा ने। आगे बाबू चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, याद रखना राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, देखना महिपाल प्रथम हो जाएगा, जो कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था। और बात किया जाए वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, देखना कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, देखना विजय आले हो जाएगा, विजय आले हो जाएगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक है, देखना विजय आले जो कि चोल साम्राज्य का क्या था, संस्थापक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है कि महाभारत का भारत बेनवा नामक में तमिल में किसने अनुवाद किया, देखना पेरू देव नागर ने, याद रखना हम पेरू देव नार ने। पल्लवों की राजभाषा थी, देखना संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। अगर बात किया जाए चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, देखना कुलुंज, याद रखना चोल काल में सोने के जो सिक्के कहलाते थे क्या कहलाते थे, कुलुंज कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था, देखना 700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व में, 700 ईसा पूर्व से क्या 800 ईसा पूर्व में। और बात किया जाए 3 मुख वाली ब्रह्मा
विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? याद रखना एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। याद रखिएगा एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलवेड और वेलूर में। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलवेड और वेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो रखना बेंगी के चालुक्य से। याद रखना बेंगी के चालुक्य से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि कैसा लग रहा है क्लास जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत प्राय चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5वें शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का क्या था? निर्माण करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं शैलकृति मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। याद रखना हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो रखना ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। याद रखना है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो रखना ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता से। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो रखना कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में भी, कोरोमंडल तट तक भी पहुंचा है और दक्कन के कुछ भाग में भी फैला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है बाबू कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। और बढ़ते हैं आगे क्या है जी। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था जो कि तुलुप वंश का संस्थापक था। तुलुप शासक कृष्णदेव राय को किस कीर्ति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? देखना बाबरनामा। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? देखना हुमायूं शाह को दक्कन का क्या कहते हैं? नीरो कहते हैं। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? देखना ग्रामीण से जुड़ी थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? देखना हुसैन निजाम शाह की। याद रखना चांद बीबी किसकी पुत्री थी? देखना हुसैन निजाम शाह की। ठीक है, चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? याद रखना है चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट है, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना की थी। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? देखना नासिरुद्दीन शाह ने। याद रखना नासिरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? देखना फिरोज शाह और देवराय के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। अगला टॉपिक का नाम है सल्तनत काल। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी एग्जाम में, इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल बनता है बाबू। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक का टॉपिक कवर हो गया। तीसरा टॉपिक का नाम है सल्तनत काल, यानी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? देखना मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वानों अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? देखना किताब उल हिंद की। देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार इस सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? देखना फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी कैसी थी? याद रखना फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखना सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? देखना कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? देखना कुतुबुद्दीन ऐबक का। याद रखना ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है।
ठीक है। आप लोग सेशन को क्या कीजिए, लाइक करते रहिए आप, ठीक है। सेशन को जरूर लाइक करते रहिए, अच्छा लग रहा है वो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुई थी? देखना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की कर दी थी? देखना अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जी की ही हत्या कर दी थी। बेहद इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तानी किसकी बेटी थी? देखना इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान थी किसकी बेटी? देखना इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? देखना कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? देखना जाट के विरुद्ध हुआ था। हर बात किया जाए, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? देखना यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया गया था? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के बीच किया गया था। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? लाहौर शहर जो फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। आगे बाबू किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चीता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? तो देखना इब्न बतूता ने, याद रखना है इब्न बतूता ने, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, देखना है मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसको? देखना मोहम्मद गौरी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? देखना इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श को के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? देखना कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, देखना खान होता है, जो कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखना कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? देखना इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को क्या किया था? पूरा किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? देखना कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? देखना है बहलोल लोदी का। अल्बेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? देखना महमूद गजनवी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? देखना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? देखना मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधी का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखना इब्राहिम लोधी है, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। इनाम भूमि को किसने दिया जाता है? देखना विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? देखना मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो याद रखिएगा मोरक्को से आया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, याद रखना रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी हो जाएगा। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश दास और गुलाम राजवंश से क्या है? संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखना 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी में के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध किनके बीच हुआ था? याद रखना महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। याद रखना महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। कब हुआ था? 108 ईस्वी से 109 ईस्वी तक चला था युद्ध, याद रखिएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरू के अधिराज में आना स्वीकार किया था? याद रखना खिजर खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? याद रखना सिकंदर लोदी है जो कि गुलखुरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। आगे है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? याद रखना सोलंकी शासक भीम द्वितीय हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? देखना संस बनी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखना रामचंद्र देव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। और बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में बुराजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? याद रखना सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? याद रखना फिरोज तुगलक के सुल्तान काल के दरबार में क्या थे? सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान के ने बेरोजगार को रोजगार दिया? याद रखना फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण करना। बख्तियार खिलजी का आक्रमण करना। ठीक है। तख्तात ए नासिर का लेखक कौन है? देखना मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? देखना मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे के अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? देखना अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? देखना लाहौर थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी सवाल आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों के किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? देखना जफर खां के बीच। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखना रत्ती का संस्कृति। याद रखना प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू किसके सल्तनत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? रखना इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? देखना 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? देखना गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान बलबन का क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? याद रखना हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान जुद्दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया। वह कहाँ था? याद रखना फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। वह था फिरोज शाह तुगलक था। आगे बढ़ते हैं, किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गानों वाद का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया था? याद रखना सितार हो जाएगा।
नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, याद रखना अमीर खुसरो हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय करना, मंगोल आक्रमण का भय। ठीक है, चलिए तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है त्यागना अमीर खुसरो हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के, याद रखिएगा। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्यगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी, तांबा और फिर तांबा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अमीर कोही नामक एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, याद रखना। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी तुगलक हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। पहले आप लोग क्या करते हैं कि लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है क्लास, जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं जो, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा मेहनत क्या हुआ, सफल रहा। ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाबीत थे, क्या थे? याद रखना, राज्य कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? देखना तुगलक के बीच। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? देखना, चंगेज खान अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था, अपने को कहता था, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोबा के आर्थिक महत्व को समझा? देखना, इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था कि किरदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है? बाबू की चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तोता ए हिंद की उपाधि धारण की थी। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकवाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से के गिरने से हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो नहर निर्माण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? रखना, सिकंदर लोधी हो जाएगा। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? रखना, सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? रखना, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। आगे की रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रखना, तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? रखना, फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरशाही लिखी है? रखना, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी रजिया लगाया था? रखना, फिरोज शाह तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो पुत्री रजिया की। याद रखना, पुत्री रजिया की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? देखना, मिन्हाजुद्दीन सिराज हो जाएगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन हो जाएगा।
जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमिकर संबंधित अधिकार कौन था? देखना मुस्तक राज था। याद रखना मुस्तक राज था। बरम्बल में स्वतंत्रता राज्य किसने स्थापित किया? देखना कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? याद रखना मुबारक खां था। हिंदू धर्म में से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? देखना नासिरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएगा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर को सेनापति की उपाधि धारण की थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो याद रखना बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। ये भी इंपॉर्टेंट है। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? देखना 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। याद रखना देहली वाला सिक्का कहा जाता था। सुल्तान का पद समानता कैसे था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते हैं? देखना अमीरों के अधीन होते हैं। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? एकता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इवालका कहलाती थी। इवलाक कहलाती थी। याद रखिएगा, इवालाक कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीरी। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? देखना बली था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 3 तक का टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक का टॉपिक कवर कर लिए। और अब चौथा टॉपिक का नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग जरूर लाइक कीजिए। आप लोग को याद नहीं रहता, लाइक कर दीजिए, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, सूर्य मत हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने कराई थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के बीच। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? देखना तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, देखना गुलबर्गा हो जाएगा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना महमूद आदिल शाह ने। याद रखना महमूद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? देखना बाबर के समकालीन थे। बेहद इंपॉर्टेंट है। हम्पी, तिरुवन्नमैली, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के समान की ओर बने हुए रायो गोपुरम का निर्माता कौन था? देखना कृष्णदेव राय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? देखना माधव विद्यार ने। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? देखना कालीकट हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पड़ता है? देखना केरल में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखना मदुरई में। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी सवाल बहुत बार आ चुका है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखना मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे, देखना विजयनगर के। कृष्णदेव राय राजा थे, याद रखना विजयनगर के। ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखना कुलू कुतुब शाही ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? देखना हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? देखना कर्नाटक में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो किस संघ वंशी शासक को प्रणव देवराय भी कहा जाता था? किस संगम वंशी शासक को प्रणव देवराय भी कहा जाता था? तो याद रखना देवराय द्वितीय को।
विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? याद रखना हरिहर द्वितीय हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? याद रखना भू राजस्व थी। आगे देखते हैं, आगे है कि अठवन का क्या मतलब होता है? याद रखना भू राजस्व विभाग होता है। अठवन का क्या मतलब होता है? तो हमेशा याद रखिएगा भू राजस्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो याद रखना मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो हमेशा याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह को। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो याद रखना हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है, तो रखना हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना बेल्लारी जिले में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा बेल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हमेशा रखिए कुली कुतुब शाह के साथ। याद रखिएगा कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? याद रखना 8 तेलुगु हो जाएगा। याद रखना 8 तेलुगु कवि हो जाएगा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? याद रखना जौनपुर को। हमेशा याद रखिएगा जौनपुर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? देखना जौनराज एवं श्रीवर ने। जौनराज एवं श्रीवर ने। ठीक है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। देखना गंगा देवी हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने। याद रखना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने की थी। और बात किया जाए कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? तो हमेशा रखिएगा विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय था। आगे बाबू कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो हमेशा रखिएगा तालीकोटा युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल आता है। ठीक है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता हुआ है देखना जैनुल आबिदीन हो जाएगा। याद रखना है जैनुल आबिदीन हो जाएगा। कृष्णदेवराय अमुक्त माल्य यानी कि काव्य की रचना किस भाषा में की? रखना तमिल भाषा में की थी। बेहद इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय का राज कवि था, तो बताइएगा कृष्णदेवराय का राज कवि था। तो रखना पेदना हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कृष्णदेवराय का राज कवि था। तो रखना पेदना हो जाएगा। ठीक है, और आगे है कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह की भी कहा जाता था? तो रखना कृष्णदेवराय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो रखना कृष्णदेवराय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युद्ध माना जाता है? तो रखना कृष्णदेवराय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो रखना महमूद गावा ने। याद रखना महमूद गावा ने। ठीक है, आगे है बाबू कि टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो रखना महमूद गावा को। जब राजा बोडरयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो रखना वेंकट द्वितीय हो जाएगा। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो हमेशा रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह को। आगे है कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो रखना हजार रामास्वामी मंदिर के बीच। याद रखना हजार रामास्वामी मंदिर के बीच। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये भी सवाल आ चुका है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए सेशन को लाइक करते रहिए बाबू, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करते रहिए। ठीक है, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते रहिए। क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और फीडबैक देते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखना मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? देखना नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? देखना अहमद शाह प्रथम ने।
प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तछित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? रखना हम्पी में अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? रखना हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखिएगा हम्पी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को किसने कहा किसको क्या कहा जाता था? विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो याद रखना सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो रखना मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो रखना न्यायालंकर जो थी विशिष्ट थी। हरिहर किसका पुत्र था? तो रखना संगम का पुत्र था। हरिहर किसका पुत्र था? तो याद रखना संगम का पुत्र था। अब बुक्का किसका पुत्र था? बताइएगा। हरिहर का। बुक्का किसका पुत्र था? तो हमेशा याद रखिएगा हरिहर का पुत्र था। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रखना वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हमेशा याद रखिएगा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? रखना नेताली राम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में आमुक्तुम माल्यदम पुस्तक किसने लिखी? देखना कृष्ण देव राय ने। अगला टॉपिक के नाम है बाबू 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन। 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन व भक्ति आंदोलन 1 से लेकर 4 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया है। 5वां टॉपिक का है कि 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन देखेंगे। ठीक है, आगे है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रखना रामानुज आचार्य हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद हो जाएगा। कबीर के गुरु कौन थे? हमेशा रखिएगा रामानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर यानी कि वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवारा नैनगार संतों द्वारा। क्या रखना? अलवारा नैनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। अगर बात किया जाए आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की बीजक की रचयिता कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट है, कबीर ही। याद रखिएगा बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीर हो जाएगा। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। रखना एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? रखना गौड़ियल संप्रदाय से जुड़े थे। हर बात किया जाए पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? देखना वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? रखना चैतन्य महाप्रभु ने। आगे की अद्वैतावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रखना शंकराचार्य थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अद्वैतावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रखना शंकराचार्य हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता है? रखना जयदेव हो जाएंगे, जो कि गीत गोविंद के रचयिता है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? रखना शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश तो मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? राजकुमार भोजराज हो जाएगा। राजकुमार भोजराज हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शामिल था संसार दुख पूर्ण है। याद रखना बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शामिल था क्या? देखना संसार दुख पूर्ण है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या यानी कि भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? रखना शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रखना रामानुजाचार्य ने। रखना रामानुजाचार्य ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो याद रखना निवार्क आचार्य ने। और बात किया जाए भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? रखना जहांगीर के समकालीन थे। और बात किया जाए किस भक्ति संत ने
अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? देखा, रामानंद के शिष्य थे। रैदास किसके शिष्य थे? तो हमेशा याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हमेशा याद रखिए कहाँ हुआ था? तलवंडी यानी कि ननकाना में, तलवंडी या ननकाना में हो जाएगा, ठीक है। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है उत्तराखंड, नदिया या नवद्वीप में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? याद रखना, शंकरदेव थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? तो याद रखना, निर्गुण एक ठो शगुन थी। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय कौन थे? संत कौन थे? याद रखना, कबीर और गुरु नानक हो जाएंगे। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया था? देखना, तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। हमेशा याद रखिएगा, किसने कहा था? याद रखिएगा, नामदेव ने कहा था। अगर बात किया जाए ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? देखना, एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? याद रखना, अद्वैतावाद के, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य किस संत के प्रवर्तक थे? याद रखना, विशिष्ट अद्वैतावाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? 21 बाद पर, याद रखना, 21 बाद पर, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए छठा टॉपिक का नाम है सूफी आंदोलन। इससे भी सवाल बनता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूफी आंदोलन, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? देखना, मुईउद्दीन चिश्ती हो जाएगा। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मुईउद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला यानी कि संप्रदाय मूलतः संबंधित थे, याद रखना, इस्लाम से संबंधित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? याद रखना, सूफी आंदोलन कहा जाता है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? याद रखना, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? याद रखना, नक्शबंदी। याद रखिएगा, हमेशा नक्शबंदी हो जाएगा। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर का। याद रखना, सिर ए अकबर का हो जाएगा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? याद रखना, चिश्ती का हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, चिश्ती का हो जाएगा। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? याद रखना, कादरी को। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो हमेशा रखना, कादरी को, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियां का मुख्य केंद्र बिहार था? तो रखना, फिरदौसी को। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में क्या आए थे? यानी कि राजस्थान आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते हैं, याद रखना, फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? याद रखना, फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया था? याद रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? याद रखना, अमीर खुसरो हो जाएगा। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? देखना, शेख बुरहानुद्दीन गरीब हो जाएगा। शेख बुरहानुद्दीन गरीब हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली कविता के सूफी रचयिता हैं? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदान बाज हो जाएगा। सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदान बाज हो जाएगा। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था,
हुआ था, याद रखना शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। चिराग ए देहलीब किसे कहा जाता है, देखना शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को, शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को याद रखिएगा, ठीक है। आगे सूफियों की के कामकाज का केंद्र क्या था कहलाते हैं, याद रखना खानकाह, याद रखना खानकाह कहलाते थे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे, एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे, महबूब इलाही के नाम से पुकारते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। संप्रदाय का इधर नाम है, इधर संस्थापक का नाम है। फिरदौसी याद रखना शेख परदूनी इनका संस्थापक है। सतारी संप्रदाय का संस्थापक शाह अब्दुल सतारी हो जाएगा। कादरी संप्रदाय का संस्थापक है शेख अब्दुल कादरी जिलानी हो जाएगा। नक्श बेदी का ख्वाज वाकी बिला हो जाएगा, ठीक है। आगे बाबू की नक्श महादबी का याद रखना सैयद मोहम्मद महादबी हो जाएगा। रोशनिया का याद रखना मियाँ बायजीद अंसारी हो जाएगा। कलंदरी का याद रखना निजुमुद्दीन कलंदर हो जाएगा। मदारी का शाह मदार हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है कि किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो 7वां टॉपिक आ गया मुगल काल, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1526 से इसका समय रहा 1857 तक, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को जरूर ध्यान दीजिएगा। 7वां टॉपिक का नाम है, ठीक है, याद रखना 1 से लेकर 6 टॉपिक तक का कवर कर लिया गया। 7वां टॉपिक का नाम है मुगल काल, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, याद रखना बाबर था, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, देखना लोधी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, देखना 21 अप्रैल 1526 को, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। पानीपत से हर एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है बाबू कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगर बात किया जाए गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, याद रखना बुलंद दरवाजा का। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, कृति किसके द्वारा लिखी गई थी, याद रखना अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी, याद रखना अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बाबू दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी, याद रखना अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, याद रखना अकबर के दरबार में थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, याद रखना फारसी थी, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। सती प्रथा की पथसरना करने वाला मुगल सम्राट था, याद रखना अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है। आगे बाबू के मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियां और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया था, देखना बाबर ने। शेरशाह की महानतम द्योतक क्या है, देखना प्रशासनिक सुधार हो जाएगा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हुमायूंनामा किसने लिखी थी, याद रखना गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखी थी, याद रखना गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है, याद रखना रजमनामा के नाम से जाना जाता। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था, तो मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, याद रखना बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, याद रखना टोडरमल उत्तरदायी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था,
इबादत खां हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? देखना अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? देखना अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? याद रखना फरगाना का शासक था। ठीक है, फरगाना का शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? देखना शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? देखना महेश दास को दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़ते थे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर, कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। याद रखिएगा, ये जितना भी पढ़ा रहे हैं मुगल काल से, याद रखना ये मुगल काल से बाबू बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, आप लोग से अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है जो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में राज अभिषेक हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। अगर बात किया जाए किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश में। किस मुगल शासक को आलमगीरपुर कहा जाता था? देखना औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था सॉरी। आगे है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा था। आगे है किसके समय में मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्यावती की रचना की थी? शेरशाह के समय। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। और बात की जाए किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और बात किया जाए भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? देखना जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था? बाद में उसके एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया। बाबर को। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है जितना भी पढ़ा रहे हैं जितना। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सेशन को लाइक करते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और ज़रूर फीडबैक देते रहिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है क्लास जो। ठीक है, आगे है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध का। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया गया था? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमूल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो देखना पुरंदर संधि की द्वारा। बेहद इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, देखना लोक आचरण अधिकारी का। बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? याद रखना 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों की पेंशन भोगी रहा? रखना शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में
मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र में तक फैला था औरंगजेब के शासन काल में। बात किया जाए कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वारा कहा जाता है था, याद रखना सूरत को। भारत के इतिहास से के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, देखना शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, देखना हुमायूं की। आगे है कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, देखना हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मार्च से इंगित करता है, देखना कौन करता है, तो मिशाद रखिएगा विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल अहमद द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने, याद रखना है शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर या गाजीउद्दीन को ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइनी हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है, दार उल इस्लाम हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने कराया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह ने। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह इसी को रंगीला बोला जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, देखना शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां, याद रखिएगा शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां हो जाएगा। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम हो जाएगा, सहसराम या सासाराम उसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जवाब। आगे है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, शेरशाह की उपज थी। जवाबी का संबंध किससे था, राजखानों से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, कंधार हो जाएगा। आगे मुमताज महल का असली नाम था अजुर्मंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहारक की तरफ है, याद रखना पंचमहल का, याद रखना पंचमहल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था, अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गिरी से स्थापित किए हुआ था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा और बीजापुर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। आगे है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, याद रखना राबिए या उदरौनी का मकबरा, जो कि बीबी का मकबरा कहा जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना पाती थी, औरंगजेब की। किसी इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा, अबुल फजल ने। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की अनवारा एम सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है, पंचतंत्र का अनुवाद है। धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1698 में हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था, गुलबदन बेगम ने।
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल, ध्यान दीजिएगा। गुलबदन बेगम की पुत्री थी? बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की पुत्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा था। अगर बात की जाए अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है? फैजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों पर। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और बात किया जाए किस मुसलमान विद्वान का हिंद साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? याद रखना, अब्दुल हिम खान को अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी जो 1576 में हुआ था, के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना बेहद इंपॉर्टेंट है। और बात किया जाए मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दशवंत था। शेर शाह ने असरफी रुपया यानी कि असरफी रुपया नाम नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के से बने थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा के। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के लिए अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शीश। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। याद रखना, राजा राम ने। ठीक है, आगे की अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय अभियान। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस सवाल आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। और सेशन को लाइक करते रहिए, आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, और क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहिए। ठीक है, कि कैसा लग रहा है क्लास 2। ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ फजाई के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफ जाइयों के विद्रोह के दबाते समय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे कि अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? याद रखना हमेशा बीरबल को, हमेशा याद रखिएगा बीरबल को। ठीक है, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। याद रखना, वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ की संधि किसके शासन की काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि? जहांगीर की शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? तो हमेशा याद रखिएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। आगे है कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। राजपूतान के राज्यों में से किसे एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना बजाते थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा लाहौर में दफनाया गया था। और बात किया जाए प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? देखना अकबर हो जाएगा। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी भारत आया था। अकबर ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कि अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा के युद्ध में कुचला था। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल आता है। ठीक है, बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था? तुगलगम्मा की
रण पद्धति को अपनाया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे है कि भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त था? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती यानी कि चित्तौड़, जो कि चित्तौड़ में है, ठीक है। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने, याद रखिएगा, शेर शाह ने, ठीक है। आगे है कि शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित है किया था? रखना रुपया किया था, याद रखिएगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है। सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी में लिखे गए थे। शेर शाह द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंधन कौन करता था? रखना सिकदार करता था। अकबर की माता का नाम क्या था? रखना हमीदीना बानो बेगम था। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त किया था? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताउश के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताउश में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा जुड़ा हुआ था। सिक्कों पर कलामों का लिखा जाने किसने बंद कराया था? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगा को। मुबैयना नामक पद शैली विकास किसने किया था? बाबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? लेनपुल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने बनाया? किसने कहा? कनिंघम ने। आगे की बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर था। शेर शाह के बारे में किसने कहा? अव्वद शाह खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का, यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश का। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आगे कि अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से जाना जाता था। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शिश। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। चलिए 8वां टॉपिक आ गया बाबू। 8वां टॉपिक का नाम है मराठा राज। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथा क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे की यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंद की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हमेशा याद रखिएगा, रायगढ़ में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत हुआ था। पेशवा बाजीराव का हार हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में की थी? शिवाजी के शासनकाल में की थी। दासबोध के रचनाकार हैं, ध्यान रखना, समर्थ रामदास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा
भूरा जश्व से, व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बाजीपुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवा जीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था? याद रखना, काशीराज पंडित हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। याद रखिए। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारागर बनाया? बालाजी विश्वनाथ है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था सुमंत था। याद रखिएगा वो कौन था? देखना, सुमंत था, बेहद इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। ठीक है, देखते हैं आगे है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया था? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय कि मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से जो कि 1818 तक चला था के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि हो जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक चला था वह याद रखना किसके काल में, शासनकाल में था? माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव फर्थ। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने। ठीक है, सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। याद रखिएगा, कोलाबा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी हो जाएगा। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास थे। ठीक है, भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलखुशा का। नुस्खा ए दिलखुशा का। ठीक है, आगे बाबू, अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया था? पन्हाल हालाका। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाली अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विस्तार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदामा था। घुड़सवार सेना एक नियमित संगठन कौन था? पागा था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे ही मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलीन करनी यानी कि लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना प्रबंधन और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत ने। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति पर। ठीक है, चलिए 9वां टॉपिक का नाम है विविधि नोमन, यानी मध्यकालीन भारत का जितना भी पढ़े उसका विविधि है। ठीक है, 9वां के रूप में। ठीक है, पृथ्वी राज विजय का लेखक कौन था? जैनक था। नागर द्रविड़ और बेसर है देखना भारतीय मंदिर वस्तु की।
बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? देखना लखनऊ में। बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार इस सवाल बनता है बाबू। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है क्लास, ताकि हमको पता लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं जो, ठीक है, ताकि और भी बुक लाकर आपको पढ़ाएं बढ़िया से, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे क्या है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? क्या रखना है? जयपुर में हवा महल स्थित है। एक ऊपर वाला छूट गया। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकते हैं? सवाई जय सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? क्या रखना? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा राणा प्रताप से। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? त्याग रखना, उन्होंने प्रयाग की तीर्थराज नाम दिया था। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। आगे की बात करते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। याद रखिए कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा दतिया में, ठीक है। आगे बाबू की कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा हो जाएगा, जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र मानी जाती है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए थे? अंकुर वाट के मंदिर के। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी कि GIP रेलवे ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो इधर निर्माता का नाम दिया हुआ है, इधर स्मारक का नाम। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था स्मारक, और जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित। अकबर बुलंद दरवाजा बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शाहजहां मोती मस्जिद बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। औरंगजेब मोती मस्जिद दिल्ली में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब सवाल बनता है, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आगे है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि यानी कि 1816 में हुआ था। किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बाबू टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे भी सवाल बनता है, याद रखना, ये सवाल आ चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन ने। याद रखना, चूड़ामन या चूड़ामणि ने, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बाबू किसे जाटों का लातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहते हैं कहा जाता है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? लॉर्ड एलन ब्रो के समय। याद रखिएगा, लॉर्ड एलन ब्रो की समय। सिंधी विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? बेंटिंग था। वोडायार कहाँ के शासक था? देखना, मैसूर रियासत के शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे की द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था?
मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक है, लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसे पड़ी थी? किससे पड़ी थी? याद रखना 1835 में लॉर्ड मैकाले से। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे? रणजीत सिंह थे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1773 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था? मोहम्मद रंगीला ने। याद रखिएगा, मोहम्मद रंगीला ने। आगे अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। हैदर अली की मृत्यु जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था, किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी के समय डाक टिकट शुरू हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बाबू, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्तता राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां या बुरहान उल मुल्क होते? किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। आगे बाबू की ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीरपुर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तरदायी कौन था? हेस्टिंग्स हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठा नीति संबंधित है, रखना वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 के बाद। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान को। याद रखना, मोहम्मद राजा खान को बनाया था। और बात की जाए किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवाना नियुक्त किया था? याद रखना, राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। याद रखना, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकुट में। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। और बात करें किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से दहन एवं आशीर्वाद से की थी? याद रखना, गुरु अर्जुन देव की। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्र चकिया से संबंधित थे, याद रखिएगा। आगे बाबू, तथा कथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। एक बढ़ते हैं आगे क्या है जो बक्सर के युद्ध जो 1764 में किस समय दिल्ली का शासक कौन था? याद रखना, शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है, याद रखना, तमिलनाडु में एक नगर है, कहाँ है?
याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक नगर है, ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय। याद रखिएगा, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बाबू, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के वहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बाबू की भारत में ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बंबई में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू के अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? त्याग रखना बिहार हो जाएगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने के वाले माल पर उच्च तट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? त्याग दीनबंधु मित्र हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? बेरनार्ड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में होता? लॉर्ड मेयर के कार्यकाल में हुआ था। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से थाने के बीच हुआ था। याद रखना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। भारत में उपनिवेश काल में हुई हिटलरी आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों का नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था तथा उनके इस प्रबंधन में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। अंग्रेजी द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में ईस्वी में पारित इल्बर्ट विल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडगी अधिकारता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। याद रखें, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे और उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। याद रखना, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाअधिकारी पत्र कहा जाता था। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। याद रखिएगा, बोर्ड के घोषणा पत्र जो कि 1854 में था। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज
कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, जो कि 1817 में हुआ था, डेविड हेयर ने। पहले आधुनिक पटसन मिल स्थापित है, रिसरा, जो कि बंगाल में पड़ता है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि भारत में विकेंद्री का शुभारंभ किस समय हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था, 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति दी गई थी, मिली थी, 1833 में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी, याद रखना, धन के निकास। किसने भारत में के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे, सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था, सुलखनी के साथ हुआ था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हर मंदिर मिंदर साहब की नींव रखी, मियाँ मीर ने, याद रखिएगा, मियाँ मीर ने, ठीक है। आगे बाबू की महाराजा दिलीप सिंह ने को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे प्रश्न देखिएगा, ठीक है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, याद रखना, गुरु अर्जुन देव ने किया था, याद रखिएगा। खालसा के संस्थापक कौन थे, खालसा के संस्थापक कौन थे, याद रखना, गोविंद सिंह है। खालसा के संस्थापक गोविंद सिंह हो जाएगा। तो चलिए क्लास एंड हो गया बाबू, आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।